गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रिसेंटली बहुत सारे आर्टिकल्स आप लोगों ने पढ़े होंगे जिसमें नागालैंड असेंबली रिजॉल्व रिक्वेस्ट गवर्नमेंट टू रिकंसीडर इट्स डिसीजन, या फिर हम ये देख रहे हैं रेजोल्यूशंस अगेंस्ट सेंटर्स बॉर्डर प्लान। सेंटर जो बॉर्डर के रिस्पेक्ट में अपना प्लान लाना चाहती है, बॉर्डर फेंसिंग करना चाहती है, उसके अगेंस्ट में जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं हमारी, वो कह रही है कि सेंटर इस प्लान को दोबारा रिकंसीडर करे। जैसे म्यांमार मिजोरम बॉर्डर हो गया, मिजोरम और म्यांमार से लगता हुआ बॉर्डर, तो मिजोरम में भी ये लागू लाया गया, रेजोल्यूशन लाया गया। नागालैंड असेंबली ने भी ये रेजोल्यूशन लाया कि सेंटर अपने इस डिसीजन को रिकंसीडर करे। तो न्यूज में क्या था कि इंडियाज रीसेंट प्लान्स टू रिव्यू द फ्री मूवमेंट रिजाइम। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अपना जो फ्री मूवमेंट रिजाइम है उसको फिर से रिकंसीडर, उस पर सोच विचार कर रही है कि हमें क्या करना चाहिए। इंडिया और म्यांमार के रिलेशन में, इंडिया के बीच में जो एक बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसको सेंटर क्या है, फेंसिंग करना चाहती है। अभी तक क्या था, हमारा बॉर्डर था, जैसे कि आप नाम से समझ रहे हो, फ्री मूवमेंट रिजाइम मतलब फ्रीली मूवमेंट होता था, प्रॉपर फेंसिंग बॉर्डर डिमार्केशंस नहीं थी। तो इस चीज को गवर्नमेंट फिर से रिकंसीडर कर रही है और उसके अगेंस्ट में जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो रेजोल्यूशंस ला रही है कि गवर्नमेंट इस चीज को फिर से सोचे विचारे कि हमें बॉर्डर करना सही होगा या नहीं होगा। सबसे पहले हम एक बार ज्योग्राफिकल लोकेशन देख लेते हैं कि हम इंडिया के किस पार्ट से बात कर रहे हैं। जैसे ये हमारा नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया है, इससे लगता हुआ म्यांमार कंट्री है। एक बार यहाँ देख लेते हैं कौन कौन सी इंडियन स्टेट्स जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो लगती है म्यांमार से। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सारी स्टेट जो है म्यांमार से बॉर्डर शेयर करती हैं। और टोटल इंडिया म्यांमार का बॉर्डर कितना है, 1643 किलोमीटर इंडिया म्यांमार इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करती हैं। तो ये हो गया हमारा ज्योग्राफिकल लोकेशन, ठीक है। अब एक बार हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखते हैं कि इंडिया म्यांमार के रिलेशन स्टैब्लिश कैसे हुए थे। जो पहले अभी रिसेंटली व्हाट वी कॉल म्यांमार जो कहलाता है वो पहले बर्मा कहलाता था। तो पहले इंडिया, और जब हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल था, तो ब्रिटिशर्स एंग्लोज जो थे, ब्रिटिश थे, उनके और बर्मीज के बीच में एक वॉर हो रहा था। फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर 1824 और 1826 ये वॉर चल रहा था, जिसके एंड में एक ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ यंदाबो इन 1826। इसकी वजह से ही जो डिमार्केशन, जो बाउंड्री लाइन सेटल हुई थी, वो इसी ट्रीटी के अगेंस्ट में, इसी ट्रीटी के रिस्पेक्ट में सारी टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री हुई थी। एक इंटरनेशनल बॉर्डर डिमार्केट हुआ था इंडिया और बर्मा के बीच में। अब इससे क्या हुआ था, पॉलिटिकली तो वो डिमार्केशन लाइन बना दी गई थी, पर जो हम एथिकली देखेंगे, ये जो रीजन है हिली रीजन है, जरूरी थोड़ी है, यहाँ पे बहुत सारे ट्राइब्स और कम्युनिटीज रहती है, जैसे नागास, मीजोस, कुकीज, बहुत सारी तरह की एथनिकली डाइवर्स कम्युनिटीज रहती हैं। तो ये डिमार्केशन की वजह से क्या हुआ, जो वहाँ की इंडिजिनियस कम्युनिटीज थी, जैसे कुकी, चिन, मिजो या फिर नागास कम्युनिटीज हो गई मिजोरम में, तो उन कम्युनिटीज की एग्रीमेंट के अगेंस्ट में ये डिमार्केशन हुआ था। ताकि अब देखो, कम्युनिटीज को एक लाइन से तो डिमार्केट नहीं कर सकते किसी भी एथिकली या कम्युनिटी को, तो वो क्या डाइवर्स होती है। तो ये बाउंड्री ने इस चीज को कंसीडर नहीं किया था और एक प्रॉपर इंटरनेशनल बॉर्डर बना दिया गया था। अब ये फ्री मूवमेंट रिजाइम क्या है, 2018 में गवर्नमेंट ने ये फ्री मूवमेंट रिजाइम स्टैब्लिश किया था। किस चीज के अंडर, अपने इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंडर गवर्नमेंट ने ये फ्री मूवमेंट रिजाइम स्टैब्लिश किया था, जिसमें क्या था कि हम बॉर्डर के 16 किलोमीटर तक अंदर, दोनों इंडिया की तरफ भी और म्यांमार की तरफ 16 किलोमीटर तक, जैसे आप ये देखो इस बॉर्डर के, ये जो बॉर्डर है इंडिया म्यांमार का, इसके 60 किलोमीटर इंटीरियर तक, 16 किलोमीटर तक आप अंदर बिना वीजा, बिना किसी उसी चीज के आप ट्रैवल कर सकते हो। और अगर आपको वहां पे स्टे करना है लास्टिंग अप टू 2 वीक्स, तो 1 ईयर का सिर्फ आपको एक बॉर्डर पास चाहिए होता है। ये मूवमेंट क्या है, 16 किलोमीटर विदाउट अ वीजा। तो वहां पे क्या था, जो एथनिकली कल्चरली डाइवर्स कम्युनिटीज थी वो फ्रीली मूव करती थी। और इससे क्या एनहांस होता था इस मूवमेंट से, हमारी जो लोकल कम्युनिटीज थी उनसे क्या लोकल ट्रेड फैसिलिटेट होता था, पीपल टू पीपल एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिलती थी इनको, पीपल टू पीपल कम्युनिटीज होती थी। जैसे कि हमें पता है ये हिली रीजन है नॉर्थ ईस्ट वाला, तो वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज जो है, जरूरी नहीं है कि सारे फैसिलिटीज इंडिया में अवेलेबल है या उस रीजन में म्यांमार में अवेलेबल है। तो कम्युनिटीज क्या थी, इधर उधर ट्रैवल करके अपना अच्छे से लाइवलीहुड या सर्वाइव करती थी। अब ये चीज क्या है, सेंटर क्या कह रही है कि इस चीज को हम अभी तक प्रॉपर्ली डिमार्केटेड नहीं था, ये प्रॉपर फ्री मूवमेंट होता था 16 किलोमीटर तक। अब सेंटर का ये प्लान है कि इसको प्रॉपर फेंसिंग कर दी जाए, बॉर्डर
बॉर्डर बना दिया जाए ताकि फ्रीली मूवमेंट को रोका जा सके। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि गवर्नमेंट क्यों पोटेंशियल रीजंस फॉर रिकंसीडरिंग दी फ्री मूवमेंट रिजाइन। अब इसमें गवर्नमेंट कुछ ये कंसीडर कर रही है, बॉर्डर बनाना चाह रही है, तो उसके कुछ प्रोबेबल रीजंस हो गए, बिना सोचे समझे तो नहीं हुआ होगा। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट जो रीजन है वो हमारा सिक्योरिटी कंसर्न्स है। इंडिया में सिक्योरिटी के कंसर्न्स बहुत ज्यादा है। हमें पता है कि हमारे दोनों तरफ जो नेबर्स हैं काफी वॉयलेंट, मतलब हम उन पर निर्भर नहीं कर सकते, रिलाय नहीं कर सकते कि वो पीसफुल एनवायरनमेंट बना के रखेंगे, चाहे हमारा ईस्टर्न फ्रंटियर हो या वेस्टर्न फ्रंटियर हो। तो वहां पे इलीगल इन्फिल्ट्रेशन होता है, इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं, साथ ही साथ बहुत तरह की कम्युनिटीज आती है, जैसे नागास या रोहिंग्यास हमारे इंडिया में क्या है इन्फ्लक्स होती जा रही है। तो अपनी भी एक सर्वाइवल कैपेसिटी होती है, कंट्री एक इकोनॉमी होती है जो डिस्टेबलाइज ना हो जाए, एक सर्वाइविंग कैपेसिटी है। तो बहुत ज्यादा लोग बाहर से आएंगे, इलीगली आएंगे, तो एक स्टेट में बर्डन पड़ता है, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली और सोशली भी बर्डन पड़ता है। साथ ही साथ ड्रग एंड ट्रैफिकिंग के केसेस बहुत ज्यादा न्यूज में आए हैं। अराउंड 500 केसेस सिंपल मणिपुर, मिजोरम इन एरियाज में मिल रहे हैं ड्रग ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग वगैरह के। तो इस चीज को भी कर्व करने के लिए बॉर्डर लगाना, सिक्योरिटी पर्सनल तैनात करना वहां पे बहुत जरूरी हो गया है। साथ ही साथ इंसर्जेंट एक्टिविटी, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि वी हैव हॉस्टाइल नेबर्स, हमारे नेबर्स उतने फ्रेंडली नहीं है, तो वो कुछ ना कुछ गलत चीजें इलीगल एक्टिविटीज करते रहते हैं। जैसे कि वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या है उसको इंस्टिगेट कर सकते हैं। हमें पता है कि कितनी इंसर्जेंट एक्टिविटीज चलती रहती है, तो उस चीज को बाहरी ताकत जो है, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है वो उसको और इंस्टिगेट करती हैं, बूस्ट करती हैं। अब जैसे कि कौन सी नॉर्थ ईस्ट में कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, या कांगले पाक या फिर कम्युनिस्ट पार्टी, ये सब क्या है इंसर्जेंट कम्युनिटीज है, ग्रुप्स जो है जो ऑपरेट कर रही हैं। एग्जांपल के तौर पे ये मणिपुर में ग्रुप्स ऑपरेट कर रही हैं और बाहर के जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है वो इनको और सपोर्ट करते हैं, क्योंकि फ्री मूवमेंट होता है तो आना जाना इजीली होता है। ड्रग्स हो, स्मगलिंग हो, आर्म्स हो या मनी हो या इलीगल हवाला ट्रांजैक्शंस हो, तो वो सारी चीजें फैसिलिटेट हो जाती हैं। और हमें पता है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो है हमारी KNO और KCP हमारी ऑपरेट कर रही हैं, अभी इन फंक्शन है। साथ ही साथ सोशियो इकोनॉमिकल रीजनल इश्यूज हो जाते हैं। हमारी कल्चरल जो एथनिसिटी है हमारे नागास की, वो मिक्स हो जाएगी दूसरी कम्युनिटीज के साथ। इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत फ्रेजाइल है। वहां पे अगर ज्यादा पीपल आ जाएंगे, ज्यादा डिग्रेडेशन होगा, ज्यादा रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें इम्पैक्ट कर रही है और गवर्नमेंट को कह रही है कि अब हमें इसे कंसिडर करना होगा। अब मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया म्यांमार रिलेशंस किस चीज पे स्टैब्लिश हुए थे? सबसे पहला तो हिस्टोरिकल और कल्चर टाइज जो हमारा बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ये हमारा कल्चरल एस्पेक्ट है कि हमें पता है बुद्धिज्म इंडिया में बहुत स्टैब्लिश हुआ था, यहाँ से फ्लरिश होकर दूसरे सब कॉन्टिनेंट्स में फैला, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैला, और अभी भी ये काफी रिलीजियसली प्रैक्टिस किया जाता है। मेजर रिलीजन ऑफ म्यांमार इज बुद्धिज्म ओनली। काफी सारे टेम्पल्स हैं, हिंदू टेम्पल्स हैं, वहाँ पे बुद्धिज्म टेम्पल्स हैं, तो ये एक पॉजिटिव वाइब देता है। जैसे आप वहाँ जाओगे, वहाँ के लोगों से मिलो, तो बुद्धिस्ट पीपल इंडियंस को काफी पॉजिटिवली देखते हैं। साथ ही साथ जो इंडिया ऑफ फ्रेंडशिप ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप 1951 थी, इससे क्या थे हमारे इंडिया म्यांमार के डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश हुए थे 1950 आफ्टर इंडिपेंडेंस। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो उसके बाद डिप्लोमेटिक रिलेशंस किस बेसिस पे स्टैब्लिश हुए थे? ये ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। साथ ही साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी है। इंडिया क्या है म्यांमार का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। म्यांमार का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो आज की दुनिया में ग्लोबलाइज वर्ल्ड में हमें अपने ट्रेडर्स को, अपने इंपोर्टर्स, अपने ट्रेड एंड इकोनॉमी को फ्लरिश रखना पड़ेगा, तभी हमारी सोसाइटी फ्लरिश कर पाएगी। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट चल रहा है इंडिया म्यांमार में वो है कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट। ये क्या है? इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन को हमारे जो मेन लैंड से नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कनेक्ट करने का एक मीडियम है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से। साथ ही साथ आनंदा टेम्पल है, ट्राइलेटरल हैवी प्रोजेक्ट है। ये सारी चीजें क्या है हमारे इकोनॉमी को, रिलेशंस को बूस्ट और स्ट्रेंथन करती हैं, पॉलिटिकली, जियोपॉलिटिकली और इकोनॉमिकली भी। साथ ही साथ डिजास्टर रिलीफ में इंडिया हमें पता है कि सबसे पहले फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है। कोई भी अगर आपदा आती है, अर्थक्वेक, सुनामी, कुछ भी आता है, डिजास्टर प्रोन कुछ भी का अगर अपने सब कॉन्टिनेंट में इश्यू होते हैं, तो इंडिया सबसे पहले जाके हेल्प रहता है। तो इंडिया ने अपने नेबर्स को हमेशा हेल्प किया है, तो रिस्पॉन्डेड प्रॉम्प्टली एंड इफेक्टिवली इन रेंडरिंग असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ में। तो ये एस्पेक्ट्स हैं जो इन रिलेशन को, इंडिया म्यांमार रिलेशंस को और बूस्ट करते हैं और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अब आगे हमारा वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? जैसे कि हमें पता है
कि हमें सबसे पहले अपने इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को देखना चाहिए, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और ट्रेड। इससे क्या होगा, जब हमारी इकोनॉमी बूस्ट होती है, हमारी इकोनॉमिक डायनेमिक्स स्ट्रांग होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होता है, तो हमारे जो पीपल्स का लाइवलीहुड है, अर्निंग कैपेसिटी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो भी इंक्रीज होता है। साथ ही साथ हमें कल्चरल एक्सचेंज बढ़ाना होगा, रिलीजियस टूरिज्म, आजकल टूरिज्म सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इधर से उधर घूम रहे हैं इंडिया से दूसरी कंट्रीज में, तो ये बहुत ही सॉफ्ट, एक तरीके से सॉफ्ट पावर का काम करेगा इंडिया और म्यांमार के बीच में, अगर हम यहाँ पे रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ाते हैं। एक और कॉम्प्रिहेंसिव बॉर्डर मैनेजमेंट होगा, जैसे कि फैसिलिटेटिंग लेजिटिमेट क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज विद म्यांमार। जैसे कि हमने देखा था अभी म्यांमार में प्रॉपर हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश नहीं है, वहां पे क्या है, मिलिट्री का रूल चल रहा है। तो ये गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो अपने बॉर्डर्स को सिक्योर रखे, इसके लिए एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव बॉर्डर मैनेजमेंट होना चाहिए, और लेजिटिमेट, जो कि दोनों कंट्रीज को लेजिटिमेटली सोच समझ के लॉजिकली तरीके से एक बनाना चाहिए कि हमें क्रॉस बॉर्डर कैसे करना है, क्या हमारी डील्स होने चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ इंडिया क्या चाहता है कि म्यांमार में एक डेमोक्रेटिक रूल स्टैब्लिश हो, ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी हमेशा ही पीपल के लिए लाभदायक होती है। तो जो हमने देखा अपने नेबर कंट्रीज हो गई, जैसे पाकिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, तो इसमें अगर मिलिट्री रूल हो रहा है तो कॉमन पीपल को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, उनकी बेसिक नीड्स को पूरी करने में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो इंडिया चाहती है कि वहां पे एक रीजनल स्टेबिलिटी हो और साथ ही साथ म्यांमार में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो। तो ये वे फॉरवर्ड हमारा हो सकता है इंडिया म्यांमार रिलेशंस के लिए। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, इंडिया म्यांमार रिलेशन समझ में आए होंगे, और फ्री मूवमेंट रिजाइन भी क्लियरली हो गया होगा कि क्या है ये मूवमेंट। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।